साथियों नमस्कार। 2017 की आपको याद होगी कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी। कहा जाता है कि जो पूरी उत्तर प्रदेश में जो जीत का पूरा खाका था वो अमित शाह ने खींचा था। बात बिल्कुल सही है, हम सभी इस बात को जानते भी हैं, वाकिफ भी हैं इससे कि अमित शाह ने लखनऊ में जम करके अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लगा दी थी कि जैसे भी हो यह विधानसभा चुनाव जीतना है। जीत हासिल होने के बाद बीजेपी के योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सच्चाई यह है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सच्चाई यह है कि अमित शाह से मिलकर के ही मनोज सिन्हा बनारस पहुंचे थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए थे और मुख्यमंत्री पद के शपथ की तैयारी पूरी थी, लेकिन बीच में अड़ंगेबाजी लगी आरएसएस की और फिर योगी आदित्यनाथ को अंततः मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि लोगों को यह डर लगता था कि अगर कहीं योगी आदित्यनाथ को नाराज किया गया तो वो अपनी पूरी हिंदू वाहिनी की ताकत लगा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के बाद भी बुरा हो जाएगा। वो जो पहली शिकस्त मिली थी अमित शाह को कि जब वो मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, वह शिकस्त अब तकरीबन 7 साल का समय बीत चुका है, ये 2025 है। उस शिकस्त का दायरा जो है बहुत बड़ा हो गया है। आज आलम यह है कि अमित शाह को न केवल विपक्ष की ओर से बल्कि खुद भाजपा के भीतर से तमाम किस्म की चुनौतियां मिल रही हैं। ये चुनौतियां किस कदर है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब आप नजदीक से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा का वह कथित चाणक्य अब किस कदर फंसा हुआ है। हमेशा तमाम जो भाजपा को नजदीक से जानने वाले लोग हैं, तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी कोई है तो अमित शाह है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी हकीकत आकार ले रही है, वो इस दावे से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं कि अमित शाह की आज बीजेपी में स्थिति क्या है। हम यह भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्यों कमजोर हो रही है। शुरुआत करते हैं हम महाराष्ट्र से। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में 2022 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, जो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी थी पूरी की पूरी, जो पूरी साजिश का सूत्रधार बताया जाता है, वो अमित शाह को बताया जाता है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे गुट से संपर्क किया और उनको सेफ पैसेज देकर के पहले आसाम भेजा विधायकों को और अंततः एक सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। सिर्फ इतना नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के नई सरकार पूरे कार्यकाल तक चली और विधानसभा में भी जीत हासिल की गई। इतनी दास्तान तो आप सबको पता है। एक बात कही जाती है कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद विवाद शुरू हुआ, जब एकनाथ शिंदे
खुद अड़े हुए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके अलावा अजीत पवार भी 41 विधायक लेकर के, उधर देवेंद्र फडणवीस। तो अमित शाह ने सबको बुला करके बैठक की और तय किया कि अगले 1 साल तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और बाकी का जो 4 साल बचता है उसमें फडणवीस और अजीत पवार को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह फार्मूला था अमित शाह का। लेकिन गजब यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। आप कह सकते हैं, कहना भी चाहिए कि अमित शाह ने तो देवेंद्र फडणवीस को कुछ नहीं समझा। अमित शाह ने तो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया था जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो और स्वीकार करना पड़ा था एकनाथ देवेंद्र फडणवीस को। तो अब ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस इंकार कर गए? दरअसल जो अमित शाह का कद जो कमजोर हो रहा है, जो उनके भीतर का चाणक्य बूढ़ा हो रहा है, उसके मूल में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आरएसएस नहीं चाहती कि भाजपा में सत्ता का केंद्रीयकरण हो और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह दो नेता मिलकर के ही बीजेपी न बन जाए। पूरी सत्ता की धुरी इनके ही इर्द गिर्द न घूमती रहे। तो आरएसएस का काफी दबाव था और ये आप सब जानते हैं कि फडणवीस जो है वो बहुत ही आरएसएस के नजदीक है। आरएसएस के तमाम जो लीडरान हैं उनके बहुत नजदीक है। तो अंततः देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन एक बात यह सच है कि जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे तो फडणवीस को तमाम मौकों पर बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, कमतरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली, उसके बाद उन तमाम मामलों की फाइल खोल दी है जिन मामलों से एकनाथ शिंदे की छवि खराब हो सकती है, उनके पॉलिटिकल कैरियर को नुकसान हो सकता है। तमाम घोटालों की 900 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट था, उसकी पूरी की पूरी जांच शुरू कर दी गई। भले 1300 गाड़ियों की खरीदी का मामला हो, तमाम मामले ऐसे हैं, मोबाइल जो वैन्स है उनका मामला हो। करीब 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 10 योजनाएं ऐसी हैं जिनकी जांच कराई जा रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई योजना एक है, एमएसपी से जुड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया गया। आप देख रहे हैं कि जब से ये घोटालों की जांच शुरू हुई है, एकनाथ शिंदे लगातार टांगा पलटने का और मैं कुछ भी कर सकता हूं जैसे बातें कर रहे हैं। फडणवीस को कोई खतरा भी नहीं है, 132 सीटें हैं, केवल 12 सीटें कम है बहुमत से। और अजीत पवार, कम से कम अजीत पवार इस स्थिति में नहीं है कि वो साथ छोड़ के जाए फडणवीस का, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी शरद पवार भी कहीं ना कहीं से घात लगाए बैठे हैं, तो उद्धव ठाकरे भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। शिंदे अकेले पड़ गए। उन्होंने 57 सीट जीतने के बावजूद एकनाथ शिंदे का वो ताकत नहीं रह गई। और एकनाथ शिंदे के कमजोर होने का मतलब यह है कि अमित शाह कमजोर हो रहे हैं। अमित शाह के प्रतिनिधि के तौर पर एकनाथ शिंदे वहां मौजूद थे। जैसे कि देखिए, तमाम राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, अमित शाह के लोग, अमित शाह के मंत्री, अमित शाह के ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ऑन वर्क रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, ये सब कोई जानते हैं, पूर्व मंत्री अजय प्रसाद मिश्र टेनी, ये लोग सीधे अमित शाह के कैडर। माने केशव प्रसाद मौर्य बिना अमित शाह से इजाजत लिए काम नहीं करते।
लोकसभा चुनाव के बाद जो बाबा का एकदम तेवर बदल गया था, अचानक हमले तेज हो गए थे, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य में अकेले इतना साहस है कि हमला कर सके योगी आदित्यनाथ पर। तो महाराष्ट्र एक बड़ी चुनौती दे रहा है, बड़ी चुनौती, और वो दिख रहा है सबको। यह तय है कि सत्ता के समीकरण बदलेंगे। अगर कहीं एकनाथ शिंदे ने समर्थन वापस लिया और फडणवीस उसके बावजूद सरकार बचाने में कामयाब रहे, तो अमित शाह की स्थिति कमजोर होगी। उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है। जैसी घटना कुंभ में घटी, अब तक नहीं पता कि कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेशर्मी भरे बयान आए, जिस तरह से तमाम जनता उद्वेलित थी वहां की घटनाओं को लेकर के, भगदड़ में मौतों को लेकर के, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो कुछ कहा और पूरी घटना घटने के बाद, बार बार घटने के बाद अमित शाह की जो खामोशी रही, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या सोच रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो कि सब कोई जानता है, आम जनता भी जानती है कि अमित शाह का कोई प्रतिद्वंदी नंबर 1 है तो वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन तमाम मौकों पर योगी आदित्यनाथ अपनी जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। तमाम अवसरों पर नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश के, और निश्चित तौर पे जो ये कोशिशें की गई वो अमित शाह के दिशा निर्देशन में ही की गई, उनके ही नीचे के लोगों ने ये तैयारी की, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। कुंभ में घटी घटना को लेकर के जिस तरह से माहौल बना बीजेपी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, उस सबोटाज को कुछ डरा धमका करके, कुछ दबाव के साथ योगी आदित्यनाथ मैनेज करने में सफल रहे। जबकि निश्चित तौर पे इससे समूची भाजपा का नुकसान हुआ। पूरे देश में भाजपा जिसको एक बड़े अभियान के तौर पर लेके जा रही थी पूरे कुंभ मेले को, उस अभियान को धक्का लगा। तमाम कथाएं, अभी जब कुंभ आज खत्म हो रहा है उसके बाद लोग कहेंगे कि यह कुंभ गंदगी की वजह से या कुंभ लोगों की आकस्मिक अकाल मौतों की वजह से याद किया जाएगा। वैसे में चाह करके भी अमित शाह कुछ नहीं कर सके। अमित शाह कमजोर हो रहे हैं। इसका एक बड़ा सबूत मणिपुर भी है, जहां पर एन बीरेन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि खुद बीजेपी के विधायक इस बात पे अड़ गए थे कि इस सरकार के खिलाफ हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बहुत मनाने की कोशिश की अमित शाह ने, बार बार मीटिंग करी, एक एक हफ्ते में 2-2 बार बुलाया, गवर्नर को बुलाया, एन बीरेन सिंह को बुलाया, संबित पात्रा को भेजा मणिपुर में, लेकिन विधायकों ने उनकी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। अमित शाह समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, किया क्या जाए। जब देश में ऐसा कुछ होता है जहां गृह मंत्रालय को बोलना चाहिए, वैसे मौकों पर भी अमित शाह अब चुप रह जाते हैं। निसंदेह जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति को जब प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया, उतने लंबे समय से पद खाली है बीजेपी के अध्यक्ष पद का। यह सब कोई जानता है कि जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि पीछे से अमित शाह पूरी की पूरी भाजपा की सत्ता का संचालन करेंगे, संगठन का संचालन करेंगे। आश्चर्य की बात है कि अमित शाह को और कोई दूसरा अब तक मिला नहीं। यह संकट अमित शाह का नहीं है। दरअसल भाजपा के भीतर ऐसे लोगों की बहुत कमी है
जो उस लाइन पर चल सके जिस लाइन पर अमित शाह चाहते हैं, जिस लाइन पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से हरियाणा में आपके अनिल विज, आप सब देख ही रहे हैं कि हरियाणा में अनिल विज ने दिल्ली चुनाव के बीचों बीच किस तरह से अपनी ही पार्टी की सरकार पर, अपने ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला करना शुरू किया। आमतौर पे अमित शाह की पहले ऐसी आदत थी कि जब ऐसा कुछ होता था तुरंत हस्तक्षेप करते थे, वहीं पर उसको रोकते थे, सबोटाज को खत्म करते थे। लेकिन अनिल विज बोलते रहे, चुनाव नतीजों का इंतजार करना पड़ा बीजेपी को, और जब चुनाव नतीजे आए उसके बाद अनिल विज को नोटिस भेजी गई। इतनी किम कर्तव्य विमूढ़ तमाम जीत हासिल करने के बाद। दरअसल यह एक सच्चाई है कि अमित शाह को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, और जो कमजोरी की दूसरी वजह है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में बहुमत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी में एक बार फिर से शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। बड़ी मुश्किल की घड़ी है अमित शाह के लिए। यह सच्चाई है कि अमित शाह बार बार ये कहते रहे हैं कि जब हम लोग चुनाव मिलकर के लड़ेंगे, ये तो बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हुआ। ये जरूर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, ये बात अमित शाह तमाम मौकों पर लोगों से कहते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, यह बात अमित शाह को स्वीकारनी होगी। न केवल स्वीकारनी होगी, चिल्ला चिल्ला कर कहना होगा। यह वो मुश्किल की घड़ी है। देखना है कि आने वाले समय में, जबकि देश की राजनीति रोज बरोज नए रंग बदल रही है, अमित शाह आगे क्या करते हैं। हम सबकी निगाह उन पर जरूर रहेगी। मिलते हैं फिर। नमस्कार।